सो हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो के अंदर जो कि आज हमारा कितनी डेट हो गया आज, जैसे कि आप सबको मालूम है आज डेट क्या हमारी 19 फरवरी हो चुकी है और कल हमारा क्या है बोर्ड एग्जाम है किसका, साइंस का। इतने दिन से जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो आज क्या है 19 तारीख हो गई है और आज एक तरीके से कहूँ तो फटाफट से हम लोगों को पूरी तरह से तैयारी कर लेनी है। और तैयारी किस चीज़ की करनी है, क्योंकि हमने जो पूरा साल पढ़ा हुआ है, जिस चीज़ के लिए पढ़ा था उसका कल आ गया। एक गाना है ना, जिसका मुझे था इंतजार वो दिन आ गया, ठीक है ना। तो उसी तरीके से क्या होगा, 20 तारीख है परसों, कल यानी कल हमारा एग्जाम है। तो उसके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वीडियो में जो बनाए थे और कुछ मैंने कल रात को इंपॉर्टेंट शेयर भी हमने क्या करा था, डायग्राम्स की वीडियो बनाई थी, जो कि हमने सुबह सुबह ही क्या करा आज उसको अपलोड कर दिया यूट्यूब के ऊपर। आप उसको भी देख लेना, उन सबके अच्छे से बेटर वे में प्रैक्टिस कर लेना और आई होप आगे की जो लास्ट 2 वीडियोज़ थी उसका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज क्या करूँगा, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 5 नहीं कराऊंगा, आज 5 से थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आज लास्ट दिन है। तो आज के दिन थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना तो बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, पहले वही करूँगा। सबसे पहले मैं फटाफट से क्वेश्चंस लिख देता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसको आप कॉपी में नोट करना और कॉपी में नोट करने के बाद क्या करना, उन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर लो और शाम होने तक इतना कर लो ना कि सोने से पहले जितना भी आज मैं पढ़ाऊँगा वो सारे के सारे चीज़ें आपको लर्न हो जानी चाहिए। करेक्ट है, चलो करें आगे फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लो ताकि नोट करने के लिए, बार बार तो यही बोलता हूँ मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए आज हमने क्या करा, आप लोगों ने पेन और कॉपी में आई होप ये रहे क्वेश्चंस हमारे जो कि आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग देखोगे हर बोर्ड के पेपर में क्या होता है, क्वेश्चंस पूछ लेता है जैसे कि गिव रीजन बताओ। अब बच्चों को क्या करते हैं, माइंड ही नहीं चलता है कि हमको गिव रीजन मतलब आंसर क्या देना है इसके अंदर। तो गिव रीजन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कारण बताओ। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलो आपने बोला होमवर्क नहीं किया, तो होमवर्क नहीं किया तो मैं क्या पूछूंगा आप लोगों से, रीज़न पूछूंगा। तो उसी तरीके से हमको क्या कहते हैं, क्वेश्चन के अंदर सिचुएशंस दी जाती है अलग अलग, और उन सिचुएशंस का हमसे रीज़न पूछा जाता है कि आखिरकार ये चीज़ होती क्यों है। तो उन क्वेश्चंस का हम लोग क्या करना होता है, एक तरीके से बोलते हैं आंसर, यानी कि रीज़न देना होता है कि आखिरकार ये चीज़ होती ही क्यों है ऐसे, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को मैं आपको रीड करके बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन कौन सा है, फिर एक एक करके क्या करेंगे इनका आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर क्या लिखा रहेगा, गिव रीजन, यानी कि कारण बताना है। और उसके अंदर पहला पार्ट देखो तो पहला पार्ट है वाई वी यूज गोल्ड फॉर अ मेकिंग ज्वेलरी। मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर आता होगा कि आभूषण बनाने के लिए हम सोने का, आभूषण मतलब ज्वेलरी वगैरह जो होती है, गहने वगैरह, उन सबको बनाने के लिए हम लोग गोल्ड का क्यों यूज़ करते हैं। आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम भी यूज़ करेंगे। बोलोगे सर ये वाले सारे क्वेश्चन क्यों करा रहे, तो हमको आते हैं भाई, आता तो सबको, लेकिन लिखना किस तरीके से है ना, वो कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को एक्सप्लेन करवा रहा हूँ दोबारा से। सेकंड क्वेश्चन क्या देख रखा है इसके अंदर कि वाई, Na का मतलब होता है सोडियम, पोटेशियम का मतलब Ka, लिथियम का मतलब Li, ठीक है। आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, यानी कि सोडियम पोटेशियम लिथियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखते हैं। ये हमारा 9th क्लास का भी क्वेश्चन है, 10th में मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है। क्यों रखते हैं मालूम तो होगा सबको, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं क्यों करते हैं, आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन लिख रखा है कि विच हार्मोन इज नॉन एज द इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी, सॉरी ह्यूमन वीडियो नहीं, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी एंड वाई। मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, उसको इमरजेंसी हार्मोन कहते क्यों हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट से, जिसके अंदर हमको क्या बताना है, केवल रीजन देना है कि आखिरकार ऐसे होता है तो क्यों होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहेगा, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोल रहा है विच वन इज द करेक्ट एंड वाई। मान लो कि अभी मैंने आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, आप देखोगे आप बच्चे कहेंगे कि MCQ वाला क्वेश्चन, नहीं MCQ वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, मेरे को ऑप्शन ए दे रखा है और ऑप्शन बी दे रखा है, यानी कि 2 सिचुएशन दे रखी है और दोनों ही सिचुएशन मेरे को बताना है कि कौन सा सिचुएशन सही है और क्यों सही है, कौन सी सिचुएशन सही है और क्यों सही है। तो उसके बारे में डिस्कस करना था, तो हमको रीज़न देना है। मान लो देखो ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, अभी तो मैंने आप लोगों को डायग्राम की हेल्प से दे रखा है। पेपर में क्या हो सकता है ना कि जो यही दोनों सिचुएशन है ना, आपको लिख करके दे दे। लिख करके मतलब ऐसे बोल देगा, जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो मैंने बीकर बनाया है, इस बीकर के अंदर वाटर दिख रहा है यानी कि पानी, और मैंने ऊपर से क्या डाला है, इसके अंदर एसिड डाला हूँ। तो पहले वाला ऑप्शन को क्या ले सकता है कि मान लो यदि हम किसी अम्ल को पानी के अंदर मिलाते हैं तो क्या होगा, और जो अभी दूसरा वाला क्या है, इसमें देखो तो मैंने बीकर ले रहा, बीकर के अंदर एसिड मतलब अम्ल मैंने डाल रखा है। तो यहाँ पे ये बोल सकता है कि जब हम किसी अम्ल के अंदर जल को डालेंगे तो क्या होगा और क्या होगा। तो ये हमको लिख करके भी दे सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों को डायग्राम की हेल्प से बताया ताकि चीज़ें क्या हो, लाइन में तुम्हें याद रहे, ठीक है। अच्छा तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई डॉक्टर सजेस्ट ईट आयोडाइज सॉल्ट, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमको आयोडाइज सॉल्ट खाने को ही क्यों कहते हैं। आयोडाइज सॉल्ट का मतलब होता है जैसा कि आप लोग खाते हो नमक, ज़्यादातर जो लोग खाते हैं ना नमक, उसमें टाटा नमक लिखा होता है, और जब करोगे ना टाटा नमक को, उसमें लिखा होगा
आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है। आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब होता है एक एलिमेंट होता है जिसको हम लोग आयोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोडीन। वो आयोडीन क्या होता है? हमारे सॉल्ट के अंदर मिक्स होता है। अब बोलोगे सर ये कैसा, किस कलर का होता है? तो नमक देखा है, नमक किस कलर का होता है? वाइट ही होता है ना। तो उसी जो हमारा आयोडीन भी होता है कुछ एज इट इज उसी की तरह होता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि आयोडीन कौन सा और सॉल्ट कौन सा। मिक्स क्यों होता है उसका रीज़न हमको बताना है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल एंड द 10% लो। ये हमारे 15 चैप्टर या 13 चैप्टर जो भी आप लोगों का आवर एनवायरनमेंट चैप्टर से, ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा और भी तो हैं, जैसे कि बायोटिक पूछ लेगा, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछ लेगा, ये सब के बारे में पूछेगा तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन उसको भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन को उसमें भी और भी हैं, लेकिन उससे कुछ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला तो व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल और दूसरा है 10% लो। दो नंबर में क्वेश्चन पूछता है ये। हिंदी में बोलो तो हिंदी में क्या कहते हैं, पोस्ट स्तर क्या होता है और 10% का नियम क्या होता है। ठीक है, चलो फटाफट से इन सभी क्वेश्चंस को अपनी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लो, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसके आंसर को डिस्कस करते हैं एक एक करके। चलो जल्दी से नोट करो फटाफट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर, और पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, गिव रीज़न यानी कि रीज़न बताना था। और उसके अंदर भी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। और फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा कि वाई वी यूज़ गोल्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, यानी कि जो गोल्ड होता है इसको हम लोग ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ क्यों करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो जो गिव रीज़न वाला क्वेश्चन आता है 3 नंबर में या 4 नंबर में आता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को ना जो भी क्वेश्चन रीज़न में पूछेगा सबसे कम से कम 3 पॉइंट तो लिखना जरूरी है। एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2-3 नंबर पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट को कितने बार पॉइंट करने, 3 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 करो, 2 भी कर सकते हो, लेकिन एक कभी करके मत आना। ऐसा लगना कि पढ़ा लिखा है नहीं, तो भाई पूरे साल जो पढ़ रखा है ना सब कुछ उसमें छाप करके आ जाना है। लेकिन हाँ, टाइम की भी सेविंग करनी है। पता चले कि जो क्वेश्चन आ रहा है तो 2 नंबर का है, उसमें भर के टाइम दे रहे हो, और जो 5 नंबर का उसमें लास्ट में जाकर जल्दी जल्दी एक लाइन 2 लाइन लिख कर आ रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा क्वेश्चन क्या था पहला, कि वाई वी यूज़ गोल्ड फॉर अ मेकिंग ज्वेलरी। तो सबसे पहले रीज़न क्या लिख सकते हैं, पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो गोल्ड होता है वो एक तरीके से क्या कहते हैं, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होता है, यानी कि वो क्या करता है, अक्रियाशील धातु होता है, जो कि क्या करता है, वायु के साथ क्रिया करता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉन रिएक्टिव मेटल, सॉरी इट इज़ लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। और हिंदी में क्या कहेंगे, यह कम क्रियाशील धातु होता है, यह कम क्रियाशील धातु होता है, क्रियाशील धातु होता है। ठीक है, अच्छा तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, इट इज़ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसलिए क्या करते हैं, जब अभी देखा होगा आप लोगों ने मम्मी वगैरह की ज्वेलरी वगैरह जो काफ़ी टाइम पुरानी है, उनके शादी के टाइम तक भी पड़ी हुई है, लेकिन उसमें देखोगे तो बिल्कुल भी क्या होता है ना, कहते हैं जैसा लगता है कि अभी अभी खरीद कर आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो गोल्ड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जिस कारण क्या होता है उसका जो शाइनिंग पावर होती है क्या होती है, लाइफ टाइम तक चलती रहती है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं कि जिसके शाइनिंग है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, लक्शरर होता है। लक्षण मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, तो इसके अंदर लिख सकते हैं इट इज़ लक्शरर, इट इज़ लक्शरर होता है, यानी कि शाइनी जिसको कहते हैं हिंदी में, दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, यह चमकीला होता है, यह चमकीला होता है। और क्या लिख सकते हैं, बोलो, पढ़ रखा है ना मेटल की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो मेटल की जब प्रॉपर्टी पढ़ेगी तो गोल्ड भी हमारा क्या एक तरीके का मेटल ही तो है, तो मेटल की प्रॉपर्टी है, तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल मेलिएबल भी होता है। तो गोल्ड को देख रखा है, गोल्ड को कितनी पीट करके पता है, जैसे हमारी फॉइल पेपर होती है जिसमें रोटी को रैप करते हैं, उतना पतला कर सकते हैं उसको, किसको, गोल्ड फॉइल को। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो गोल्ड होता है, गोल्ड को हम लोग मेलिएबल होता है, यानी उसको पीट कर जितना चाहो ना, जो शेप में चाहो उस शेप में उसको ज्वेलरी आप लोग बना सकते हो। इसलिए क्या कर सकते हैं, इट इज़ अ मेलिएबल, इट इज़ मोर मेलिएबल। ठीक है, इट इज़ मोर मेलिबिलिटी, इसके अंदर क्या होती है, तन्यता बहुत ज़्यादा होती है। और हिंदी में क्या लिखे, इसको पीट कर चादर की फॉर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं, यानी कि पीट कर क्या कर सकते हैं, इसको चादर बना सकते हैं, पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। फिर चादर बनाने के बाद क्या कर सकते हैं, इसको चादर बना सकते हैं, और चादर बना कर क्या करेंगे इसको, फिर इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसके अंदर, कोई भी ज्वेलरी का जो शेप देना है शेप दे दो। ठीक है, आ रहा समझ में इतना। चलो इसके बाद अब क्या करते हैं, अब तो ये हमारा कोई फर्स्ट पार्ट में क्या लिखे था, पहला पॉइंट इट इज़ रिएक्टिव मेटल, दूसरा था इट इज़ लक्शरर यानी कि शाइनी होता है, और तीसरा पॉइंट क्या लिखा हम लोग, इट इज़ अ मोर मेलिएबल। और भी आप लोगों के पॉइंट्स सारे होंगे, आप लोग उसको भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये 3 पॉइंट लिखने, लेकिन लिखना कितना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3।
अच्छा सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पार्ट का ही। क्या था सेकंड क्वेश्चन? बी, जिसको बी कह रहे थे। तो पहला पार्ट समझ में आया ना? पहला क्वेश्चन था ये कि वाई वी आर यूज द गोल्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो रीज़न क्या होगा? इट इज़ लेस रिएक्टिव, ये कम क्रियाशील धातु है। दूसरा क्या होगा? इट इज़ लक्ष्य यानी कि शाइनी होता है। और तीसरा पॉइंट, इट इज़ मोर वैल्यूएबल यानी कि इसको पीट कर हम चादर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको जिस शेप में डालना चाहते हैं उस शेप में हम ज्वेलरी बना सकते हैं। अच्छा सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था इसका हमारा कि वाई सोडियम पोटेशियम लिथियम आर कैप्ट इन केरोसिन तेल। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है कि जो हमारा सोडियम हो गया जिसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं और लिथियम जिसको हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो तीन एलिमेंट होते हैं, इन तीनों एलिमेंट को पता है एक तरीके का ना, इसको हम नॉर्मली ना छोड़ नहीं सकते। जैसे कि मान लो कि ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर को मैंने क्या करा, अभी हम लोगों के सामने रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, फ़ोन है, फ़ोन को मैंने बाहर रख रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि इनको हम फ्रीली छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो है ना सोडियम पोटेशियम लिथियम, इनको हम लोग ना फ्री छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते फ्री? क्योंकि जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, बहुत तेज़ी से आग लग जाती है। आग लगने आने का मतलब कि ये बहुत तेज़ी से रिएक्टिव हो जाते हैं। आप लोगों ने मूवी वगैरह में देख रहा होगा ना, जो बम वगैरह होता है, जब गुंडे वगैरह आते थे तो वो क्या करते थे, जो गुंडे वगैरह होते थे वो बम को फेंकते थे। बम नहीं होता था, वो क्या करते थे, सोडियम का यूज़ करते थे, उनको पन्नी में रैप करते थे और उसको देखा होगा पानी के अंदर फेंकते थे, तो पानी कितना ऊपर तक उड़ता था। तो भाई बम का वो काम नहीं है, वो काम किसका होता था, सोडियम का यूज़ करते थे वो लोग। तो एक तरीके से कहूँ ना, सोडियम की पैकेट छोटे छोटे फॉर्म्स में आते हैं, जैसे उसको पानी में डालोगे ना तो बम का एक तरीके से कहूँ ना धमाका का काम करता है। तो इस तरीके से उसका यूज़ वो लोग करते थे। तो जो हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं? केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? जल्दी बोलो। हाँ, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो रीज़न इसका ये है कि बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इट इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है कि क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। किसके साथ? विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जैसे ही कॉन्टेक्ट में आते थे क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत तेज़ी से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। इट इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, सॉरी, इट इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इनटू फायर और वी कैन से ब्रस्ट। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं जिनकी सोडियम पोटेशियम लिथियम हो गए, इनको हम केरोसिन तेल में इसलिए रखते हैं क्योंकि क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसको हम लोग केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। अब बात क्वेश्चन में पूछे, पेपर में पूछ लिया कि इसको केरोसिन तेल के अंदर रखते क्यों हैं? ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा कुछ बोर्ड के ऊपर कि सोडियम पोटेशियम लिथियम को केरोसिन तेल में क्यों रखते हैं, क्योंकि तेज़ी से रिएक्टिव करते हैं। और दूसरा रीज़न ये कह सकते हैं क्योंकि जो केरोसिन तेल है, केरोसिन तेल के अंदर ही क्यों रखते हैं, उसको किसी और तेल में भी तो रख सकते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको हम लोग केरोसिन तेल में ही क्यों रखते हैं, सरसों के तेल में भी रख सकते हैं, कोई भी तेल होगा उसके अंदर भी रख सकते हैं। तो देखो केरोसिन तेल जो होता है, मान लो कि केरोसिन तेल है, ठीक है, और ये क्या है, इसके नीचे पूरा भरा हुआ केरोसिन ऑयल और इसके ऊपर क्या है, एयर का पार्टिकल है। तो देखो क्या होता है, जो केरोसिन तेल है ना, ये ऑक्सीजन के पार्टिकल को अंदर आने ही नहीं देता है, जिस कारण क्या होता है कि जो अंदर मेटल्स रखे होंगे वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे नहीं, तो जिस कारण क्या होता है वो रिएक्ट होगा नहीं। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का रीज़न, यानी कि सोडियम पोटेशियम को इसलिए रखते हैं क्योंकि क्या होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वेरी गुड। चलो सी पॉइंट बात करते हैं, फर्स्ट वाले का सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या था कि किस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत तरीके के हार्मोन होते हैं, हमने पढ़ रखा है, इंसुलिन हार्मोन होता है, एंड्रिल हार्मोन होता है, और भी होते हैं, टेस्टोन हार्मोन हो गए, एस्ट्रोजन हार्मोन, मैक्सिमम होते हैं। लेकिन उसमें क्वेश्चन पहले पूछ लिया कि कौन सा हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इमरजेंसी सुन रखा ना, जिसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एम्बुलेंस भी सुन रखा होगा, एम्बुलेंस को क्या कहते हैं, इमरजेंसी नंबर लिखा होता है। क्यों लिखा होता है भाई? क्योंकि एक तरीके से कहो ना, इन क्रिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि हमारी बॉडी है किस टाइम पर क्या रिएक्ट करेगी हमको खुद नहीं मालूम है, ठीक है, तो क्यों रिएक्ट करती है, तो उसमें बोल रहा है कि हार्मोन्स जो होते हैं, किस हार्मोन को हम लोग कौन सा क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो किस हार्मोन को कहते हैं? हाँ जी, किस हार्मोन को एंड्रिल हार्मोन कहते हैं, मालूम है? चलो फिर देखते हैं एंड्रिल हार्मोन को किसको कहते हैं। तो जो हमारा हार्मोन जो होता है, कौन सा हार्मोन की बात कर रहे थे हम लोग, इमरजेंसी हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो इमरजेंसी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो उस हार्मोन का नाम क्या है? मैं थोड़ा हिंट भी देता हूँ, वो बीपी को कंट्रोल करता है। आप बताओ तो थोड़ा, किसको कंट्रोल करता है? बीपी को। मालूम है, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं? नहीं मालूम है भाई, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, मेरे को खुद नहीं मालूम था। इतनी देर से नाम ले रहा था, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को। तो देखो
तो जो इमरजेंसी हार्मोन होता है अभी मैं कब से बोले जा रहा हूँ और फिर पूछ भी रहा हूँ, आप लोग उत्तर नहीं दे रहे हो। आंसर इसका है एड्रेनलिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन हार्मोन, ADERNALINE, एड्रेनलिन हार्मोन है। हिंदी में भी उसको एड्रेनलिन ही कहते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्योंकि ये सिचुएशन, ये हार्मोन कब रिलीज होता है? जब किसी को ना ब्लड शुगर बढ़ जाता है ना, ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, जिसको कहते हैं BP, या फिर किसी को कहते हैं जब हार्ट अटैक आता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बंदा करता है ना, तो उस समय जब ये सिचुएशन कर रहा होता है, तो उस इस चीज़ को करने के लिए कौन प्रोत्साहित करता है, यानी कैसे किस तरह कौन मोटिवेट करता है? तो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन ही होता है, जो कि क्या करता है, वो बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्शंस लेकर आता है ताकि सामने वाला पर्सन उस चीज़ को देख करके क्या कर सके, समझ जाए कि इसको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, किसी न किसी चीज़ की बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए इस हार्मोन को क्या कहते हैं हम लोग? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इसलिए कहते हैं भाई फटाफट से क्या करो, एम्बुलेंस को कॉल करो, चाहे एम्बुलेंस को बुलाओ, क्या करें, हार्ट अटैक आ चुका है, चाहे इनका ब्लड लेवल बढ़ चुका है। कभी कभी देखा होगा हमारे घर में भी होता है, मम्मी पापा के साथ हो जाता है कभी कभार, मम्मी लेकर झाड़ू मारना स्टार्ट कर देती है। अब क्यों मारना स्टार्ट करती है? कहते हैं भाई BP किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है। BP मतलब ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, दिखाते हैं कि भाई गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। ये सब किसकी निशानी है? BP के बढ़ जाने की, यानी कि ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारे अंदर चेंजेस बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसको कंट्रोल कौन करेगा? एड्रेनलिन हार्मोन का काम होता है, इसलिए इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। फटाफट से इसमें अपनी कॉपी के अंदर नोट करो, फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हो गया? लिख ली? तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया, डिस्कस कर लिया, समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में मैंने बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन पूछा था हम लोगों ने। क्या था कि हमारा एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने क्या पुट कर रखा है, क्या भर रखा है? एसिड, यानी कि एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो एक अम्ल है और इस अम्ल के अंदर क्या दिखाया गया है कि इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? पानी डाल रहा हूँ, यानी कि वाटर को इसके अंदर फिल कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन क्या दे रखी है? दूसरी सिचुएशन ये है कि एक मेरे पास बीकर है या फिर कोई कंटेनर है, इसके अंदर मैंने क्या फिल कर रखा है? पहले से ही पानी रखा हुआ है उसके अंदर, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जल कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ एसिड। क्या डाल रहा हूँ? एसिड। और एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। बिल्कुल सही। तो देखो, अब दो सिचुएशन दे दी, अब बोले कि इसमें से कौन सा सही है, यही क्वेश्चन पूछा था, और क्यों सही है ये भी बताना है कि नहीं? तो कौन सा सही है आप लोगों को क्या लगता है? ए सही है? सॉरी, ये हमारी सिचुएशन नंबर ए है और ये सिचुएशन नंबर क्या है? बी है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन सा सही है, ए या बी? और क्यों गलत है, क्यों सही है, ये भी बताना है। जल्दी बताओ, बोलो। नहीं मालूम है? तो देखो, सिचुएशन ए है और सिचुएशन बी है। आप लोगों ने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। एसिड क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है ना? और क्या होता है ये स्वाद में, जब ये उसको अंदर पानी के अंदर इसको मिलाते हैं तो ये हमको H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। और एक मैं बात बताऊँ, जो एसिड होते हैं ना, जैसे कि आप लोगों ने HCl एसिड देखा होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा ना, एसिड फेंक के जाते हैं मुंह के ऊपर, तो क्या होता है, उनका पूरा मुंह जल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एसिड होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट भी होती है। क्या होती है? उसके अंदर हीट भी होती है। तो इस कारण देखो, अभी वो एसिड की वही प्रॉपर्टी पकड़ लो कि एसिड क्या होता है? बहुत ज़्यादा हीट होता है, गर्म होता है। और एक क्या होता है? पानी क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंडा, एक तरीके से मान लो। अच्छा, तो ये हमारा एसिड था जिसके अंदर मैंने क्या डाला? पानी डाला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। एक आदमी है गुस्से वाला, ठीक है, या फिर जैसे टीवी में दिखाता है ना, जियान और नोबिता होता है। तो नोबिता क्या करता है? जियान को गुस्सा दिलाता है। और उसके बाद क्या होगा? फिर जब वो गुस्सा दिलाएगा जियान को, और फिर जियान को क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर क्या करता है? उसको मारने के लिए जाता है। किसको? नोबिता को। फिर उसके बाद क्या होता है? जैसे ही जब उसके पास जाता है मारने के लिए, तो उसको अब फिर उसके बीच में कोई सुनियो जो भी उसके रास्ते में आता है, सबको क्या करता है? मारते हुए चला जाने के दूर रास्ते से हटाते हुए चला जाता है। तो उसी तरीके से जो एसिड है, इस एसिड के अंदर बहुत ज़्यादा हीट तो है, लेकिन जैसे इसके अंदर पानी डालूंगा, अब ये हीट को क्या करेगा? कम नहीं करेगा, इसको और क्या करेगा? इंक्रीज़ करता हुआ चला जाएगा। क्या करेगा? इसको और इंक्रीज़ करता हुआ चलेगा। और इंक्रीज़ करते हुए जाएगा तो एक तरीके से क्या होगा? जो ये बीकर है ना, जो हमारा बीकर है, ये बीकर क्या हो सकता है? गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद क्या हो सकता है? जैसे ना ब्लास्ट होने का भी सिचुएशन आ सकता है, जिसके कारण कह सकते हैं कि जब हम इसके अंदर एसिड के अंदर जब पानी डालूंगा तो ब्लास्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से कहूँ एक्सीडेंट हो सकता है, जिसके कारण हमारे को भी हार्म पहुँच सकता है जो कर रहा है।
ठीक है। तो इसीलिए जो एसिड के अंदर जब पानी को मिलाते हैं ये सिचुएशन क्या है, बिल्कुल ही गलत है। यानी कि एसिड के अंदर कभी भी पानी को ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब इसके अंदर हम डालेंगे पानी को तो वो क्या करेगा, वहाँ पे ब्लास्ट होने का ज़्यादा चांस है। यानी कि एक तरीके से कहूँ तो एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सीडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? घटना, दुर्घटना हो सकती है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एसिड के अंदर पानी को नहीं मिक्स करना है। तो विच वन इज द करेक्ट? सेकंड वन। अब सेकंड वन भी क्यों करेक्ट है? देखो, एक तो पानी है और ये क्या है, एसिड है। समझ लो कि पानी एक तरीके से मैं बात करता हूँ जो हमारे जो तपस्वी होते हैं, तपस्वी माना योगी जो होते हैं, जो योग लगाते हैं, ऋषि मुनि हो गए, क्या उनके पास कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं? जिसको गुस्सा आता हो, मान लो कि वो ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जिसको गुस्सा आ रहा है, जिसको मतलब दारू शराब सिगरेट पीना पसंद है, क्या उनके साथ रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे भाई? क्योंकि उनमें प्योरिटी भरी पड़ी हुई है। उनके अंदर जो माइंड में है, उनके वैल्यू के अंदर वो हर एक चीज़ चाहती है कि सारी चीज़ें क्या है, खराब है, इन सब से दूर रहना है। तो एक्जैक्टली उसी तरीके से बात करूँ तो जो वाटर होता है वो एक्टर बिल्कुल प्योर है। और वो प्योर क्या है, जो एसिड मैंने बात करें, एसिड के अंदर बहुत ज़्यादा आग भरी होती है, मतलब गर्म होता है। ठीक है, तो गर्म होने का मतलब जो एस वाटर है इसको अपने अंदर कंटेन करेगा, तो क्या करेगा, उसको भी अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा। जैसे कि हम लोग ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, तांत्रिक वगैरह के पास जाते हैं, तो उसको हम लोग ना जाने कितने कितने लोगों की बातें बताते हैं, लेकिन क्या वो दूसरों को बताते हैं? कभी नहीं बताते। झाड़ा भी लगवाने जाओगे ना तो उसको बताओगे अपनी मन की बातें, चाहे बोलोगे कि इसने ऐसा मेरे साथ किया है, तो अगर वो पर्सन उसके पास जाता है ना तो वो उसको अपनी बात आपकी शेयर ही नहीं करेगा। अब क्यों नहीं शेयर करेगा? क्योंकि भाई इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आपकी बातों को क्या कर सकता है, अपने अंदर ही खत्म कर सकता है। तो इस तरीके से वाटर है, वाटर भी क्या करेगा, एसिड की परसेंटेज को, यानी कि जो उसके अंदर आग भरा हुआ ना, गर्म है, उसको भी क्या कर देगा, शांत कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अगर समुद्र में से एक बाल्टी पानी भी निकाल लोगे तो फर्क पड़ेगा समुद्र को? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से कि मतलब जो वाटर की प्रॉपर्टी यही है कि भाई जो भी उसके अंदर आएगा ना सबको डुबो के खत्म कर देगा। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, किसानों की जो फसलें होती है सबको क्या करता है, तबाह कर देता है ना, मतलब सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो उसी तरीके से फिर जब वो फसलों को बर्बाद कर दे रहा है तो एसिड की क्या बात है भाई, एसिड को भी क्या कर देगा, वो खत्म कर देता है। तो इसीलिए क्या करना है कि जो सिचुएशन है जिसके अंदर पानी के अंदर हम अम्ल को डालते हैं, ये सिचुएशन सही है और ये वाली सिचुएशन क्या है, गलत है। आई होप आप लोगों को सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे। और एक बार फिर से बता देता हूँ, एसिड के अंदर पानी को डालना सही है, गलत है। पानी के अंदर हम एसिड को डाल सकते हैं, पानी के अंदर एसिड को एसिड ऐड करना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर को। ठीक है ना। डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि डायग्राम से चीज़ आप लोगों को याद रह सकती है, पेपर में आप लोगों को स्टेटमेंट की फॉर्म में दे सकती है, जो कि मैंने क्वेश्चन के अंदर ही बताया था, है ना, किस तरीके से। चलो फिर अगला क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, फटाफट से नोट कर लेना और रीज़न भी लिख लेना, क्योंकि अगर हम ये वाला करते हैं सिचुएशन तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए हम पानी के अंदर अम्ल के अंदर पानी को नहीं मिलाते, इसलिए यह तरीका क्या है, सही है। ठीक है, चलो नोट करो। कर दूं? चलिए डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि वाई डॉक्टर सजेस्ट अस टू ईट आयोडाइज सॉल्ट, यानी कि डॉक्टर हमको ये क्यों बताता है कि हमको आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। तो इसका रीज़न ये है कि देखो, सबसे पहले जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो इसकी बात करते हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके से फेस होता है और ये हमारा स्ट्रक्चर बॉडी का बनता है। तो ये जो पार्ट होता है जहाँ पे गला होता है, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, यानी कि एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इस ग्लैंड का नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, और भी होते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं आउटी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आउटू या आउटी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हाँ आउटू ग्रंथि कहते हैं, और इंग्लिश में इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। कौन सा ग्लैंड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड होता है, और हिंदी में इसको आउटू ग्रंथि कहते हैं।
आउट ऑफ ग्रंथि। तो ये जो ग्रंथि होता है इसके अंदर क्या होता है, इसको बनाने के लिए इसके अंदर हार्मोन पाया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, नाम से इसका पता है थायराइड ग्लैंड है ये, इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, हिंदी में भी थायरोक्सिन ही कहेंगे इसको, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे गले के अंदर एक ना फ्लो को कंट्रोल करता है। और कौन सा फ्लो को कंट्रोल करता है, देखो सबसे पहले बात करो कि थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, और थायराइड ग्लैंड जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाता है। अब ये थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, आयोडीन की। मान लो कि ये हमारे थायराइड एक फैक्ट्री है, उसके अंदर ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनता है, और इसको बनाने के लिए हमको आयोडीन की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या ज़रूरी है, हमको आयोडाइज नमक खाना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी है, मान लो कि अगर हम खाना खा रहे हैं लेकिन हमारे खाने में आयोडीन नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, ये मिल कहाँ पाया कहाँ जाता है, थायराइड ग्लैंड गले के पास। तो ये जो गला है ना, ये जो गला है ना, ये गला क्या हो जाए, फूल जाएगा। जब फूल जाएगा ना, तो ना तुम इधर कर पाओगे, ना तुम अपनी मुंडी को इधर कर पाओगे। और करोगे जब इधर से बतिया ना, हाँ मैं बोल ठीक है, हाँ कर लेंगे, ऐसे फिर ऐसा तुम लोग बतियाओगे। तो इसका मतलब कि जब फूल जाएगा ना, कई बार आप लोगों कई लोगों का देखा भी होगा, ये ज़्यादातर ये चीज़ किसी की निकल जाती है बाहर। इसका मतलब ये क्या है कि जो थायराइड हार्मोन है उनके अंदर आयोडीन का बनना क्या हो चुका है, बिल्कुल ही कम हो चुका है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, हार्मोन। इसलिए क्या है, ज़रूरी है थायरोक्सिन हार्मोन को, मतलब आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए। कौन सा हार्मोन, आयोडीन नमक खाना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर भी अगर बार बार जाओगे ना, तो जो ये वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनको यही बोला जाता है कि आप लोग ना नमक की क्वांटिटी को क्या कर दो, अपने फूड के अंदर ज़्यादा करो, नमक वाली चीज़ें ज़्यादा खाया करो। क्यों, क्योंकि नमक के अंदर क्या होता है, आयोडीन को मिलाकर की फैक्ट्री वाले भेजते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि आयोडीन खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करता है, बनाने में मदद करेगा, जिससे ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी को हम लोग कहते हैं गॉइटर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस बीमारी को गॉइटर कहते हैं। एक तरीके की डिजीज़ होती है ये, ठीक है। और हिंदी में भी इसको घोंगा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको घोंगा कहते हैं, घोंगा या घेंगा कहते हैं, सॉरी, घेंगा नाम की बीमारी होती है। तो अगर हम आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो हमको ये वाली बीमारी से क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, यानी कि सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप लोगों को आयोडीन युक्त नमक खाना, ताकि आप लोगों को ये बीमारी हो ना। एक तरीके से बात करें, जब हमारा कंट्री, जब इंडिया जब क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था ना 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एक तरीके से बात करूं तो इंडिया जो था ना, एक तरीके से बहुत कठिनाई वाले परिस्थिति से निकला था। तो उस टाइम इंडिया के पास इतने पैसे नहीं थे ताकि वो चीज़ों को क्या कर सके, खुद से प्रोडक्शन कर पाए। जिस कारण क्या होता है, लोगों को ना ये वाली बीमारी उस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। कम से कम 50 या 53 के आसपास में अगर ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई थी, क्योंकि लोगों के घर पे मैक्सिमम लोगों को तो नमक मिल नहीं पा रहा था। इसलिए क्या करते, अगर बोलूँ ना, तो नमक को खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और कौन सा नमक, आयोडाइज नमक, अगर आप लोगों को ये वाली बीमारी बचानी है तो। ये ज़्यादातर ना जो फैटी लोग होते हैं ना, देखो जो ज़्यादा खा रहे होते हैं, खाते खाते उनका ये भी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है भाई, शॉर्ट निकाल रहे, ठीक है। चलो फटाफट से इसका नोट कर लो, आंसर भी लिख लेना, फिर आगे डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या रीज़न है। आयोडीन नमक इसलिए खाया जाता है क्योंकि ताकि हमको गॉइटर नाम की बीमारी ना हो, क्योंकि जो आयोडीन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाता है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, घोंगा नाम की बीमारी को होने नहीं देता है। क्लियर है, चलो लिखो फटाफट से इसको भी, आंसर इसका भी लिख लेना फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पोषी स्तर, ठीक है। अच्छा, ट्रॉपिक लेवल और पोषी स्तर, इसके अंदर तो पहले हमको ये डिस्कस करना है, दूसरा चीज़ क्या डिस्कस करना है, 10% लॉ डिस्कस करना है। ये आखिर क्या, दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो देखो पोषी स्तर का मतलब होता है, सबसे पहले अगर मैं दोनों के लिए बताऊं तो दोनों के लिए एक कॉमन डायग्राम बनेगा, जो कि कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम आप लोग अपनी कॉपी में बना लेना। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हमारा आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, है ना,
क्या आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक उपभोक्ता। हाँ, प्राइमरी उत्पादक का, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। इसमें क्या आएंगे? हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। और हिंदी में तीसरा क्या होता है हमारा? टर्सरी कंज्यूमर्स। टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं। अच्छा, अब तीनों की बात करते हैं। पोषक स्तर क्या होता है? तो पोषक स्तर का मतलब कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस, यानी कि एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, हर एक कंज्यूमर के पास क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हर एक लेवल के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टॉपिक ऑफ लेवल कहते हैं, यानी कि पोषक स्तर कहते हैं। तो इंग्लिश में से क्या लिखेंगे? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन ईच लेवल। हर एक लेवल के अंदर किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो? एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक स्तर कहते हैं। और हिंदी में क्या कहेंगे? मतलब हर एक स्तर पर किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है? ऊर्जा का। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक स्तर। तो पोषक स्तर क्या होता है? एक ऐसा स्तर जिसके अंदर हर एक स्तर के अंदर किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? ऊर्जा का। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक स्तर कहते हैं। और कौन सा स्तर के अंदर? प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर, टर्सरी के अंदर। क्लियर है? चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं 10% लो। अब ये 10% लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में से क्वेश्चन तो पूछता है। 3 नंबर पूछेगा तो सबसे पहले इसको डिफाइन करो, साथ में वाला डायग्राम बना देना, अभी जो बताने जा रहा हूँ। तो 10% लॉ का मतलब ये है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आखिरकार होते कौन कौन है। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि बात करता हूँ, प्लांट्स हो गए। सोने का क्या है? क्या हो रहा है? आते ही तेरी हलचल शुरू हो जाती है। सो के उठ के आ रहा, मुंह भी नहीं धोया ढंग से, नहीं तो ये डालूंगा वीडियो में, ठीक है ना? कुछ साल कहीं का। चलो देखो, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं हमारे? प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि प्लांट्स हो गए, और कौन से हो गए जैसे कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन से आते हैं? जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे कि हमारे ह्यूमन्स वगैरह हो गए, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, है ना। ये सब क्या होते हैं? हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर किनको कहते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर से अपने आप को फुलफिल करते हैं अपना खाना वगैरह लेने के लिए। तो ह्यूमन भी क्या करता है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एनिमल भी क्या करते हैं? किसी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और टर्सरी में कौन कौन आते हैं? टर्सरी की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि हमारे हो गए बर्ड्स वगैरह, चील वगैरह, इसको कहते हैं ईगल कहते हैं। ईगल हो गया, स्नेक हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? हमारे टर्सरी कंज्यूमर में आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? इन लोगों को भी खा जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को। मान लो कोई जानवर है, कोई आदमी है, मर जाता है, जंगल में मर गया, तो उनको खाने वाला कौन होंगे? या तो हम तीसरा कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ऑर्गेनिजम्स का मतलब जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, वो सब भी हमारे टर्सरी कंज्यूमर में आएंगे, क्योंकि मरने के बाद चीज़ें क्या होती है? बॉडी वगैरह सब गलना शुरू हो जाती है। तो गलाता भी कौन है उन लोगों को? ऑर्गेनिज्म ही है। और मान लो कोई अगर गलने से पहले भी उसको चील को क्या करते हैं? खुद खाते हैं, तो उसको भी कौन क्या कहेंगे? उसको हम लोग टर्सरी कंज्यूमर कहेंगे। टर्सरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे हैं, कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर भी तो कहीं से एनर्जी लेके आते होंगे ना भाई, और वो किससे लेके आते हैं? सूरज से लेकर के आते हैं। किससे लेकर के आते हैं? सन से लेकर के आते हैं। अच्छा, अब यहाँ बताने जा रहा हूँ 10% लॉ। तो 10% लॉ के अंदर क्या होता है कि मान लो ये हमारा प्लांट है, ये हमारा क्या है? प्लांट है। तो ये प्लांट क्या करता है? सन से एनर्जी लेता है। कितना लेता है एनर्जी? कितना लेता है? 10% एनर्जी लेगा। कितना लेगा? 10% एनर्जी लेता है, ठीक है। अब ये 10% एनर्जी ले करके क्या करेगा? अपनी बॉडी के अंदर 100% एनर्जी कंप्लीट करता है, ठीक है। अब 100% एनर्जी में भी क्या करेगा ये? अब मान लो कि इसने खाना मतलब 10% एनर्जी लिया, अब इस 10% एनर्जी लेने के बाद इसके बाद क्या होगा? 100% एनर्जी फुलफिल हो गई। और फुलफिल होने के बाद मतलब भरपूर हो जाती है, तो फिर ये क्या करता है? मान लो कोई गाय आती है, और गाय क्या करेगी? इसको पकड़ के खा जाती है इस घास को, ठीक है। जब जैसे इसने गाय ने इस घास को खा लिया, तो गाय के अंदर भी क्या होगी? फिर पौधे की 10% एनर्जी इसके अंदर आ गई। पौधे की 10% एनर्जी क्या हो गई? अब गाय के अंदर आ गई। या फिर मान लो किसी हिरण के अंदर आ गई। अब शेर ने क्या करा? अब शेर आया, शेर ने हिरण को खा लिया। किसको खा लिया? हिरण को खा लिया। तो जब हिरण के पास जो 10% एनर्जी थी ना, अब उस 10% से उसने एनर्जी क्या कर लिया? अपने बॉडी के अंदर 100% एनर्जी बनाई, ठीक है। अब वो 100% एनर्जी को फिर क्या करा? शेर ने इसको आके खा लिया हिरण को। तो जो हिरण के अंदर की जो 100% एनर्जी है ना, 100% पूरी शेर के अंदर नहीं जाती है। कितना जाती है? केवल 10% ही जाती है।
तो 10% एनर्जी गई किसके अंदर, शेर के अंदर। अब बाकी की 90% जो एनर्जी थी वो हिरन की बॉडी को ही यूज़ होगी, क्योंकि भाई हिरन अभी थोड़े चुपचाप थोड़ी ना चला जाएगा शेर के आगे, ले भाई मेरे को खा ले, वो भी भागेगा ना, भागेगा, उसको पचाएगा, उसकी बॉडी काम करेगी उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में, तो सारी की सारी 90% एनर्जी उसकी बॉडी फंक्शन में लग रही है। बाकी का 10% एनर्जी क्या हो रही है, उसके आगे वाले बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही है। अब मान लो कि शेर भी मर जाता है, अब शेर ने क्या करा, बकरी को हिरन को खा लिया। अब हिरन से 10% एनर्जी उसने ले लेता है। अब 10% जब एनर्जी लिया तो उसके अंदर कितनी % एनर्जी आ गई, 100% एनर्जी आती है। और मान लो बाई चांस वो शेर भी क्या होता है, कुछ दिनों बाद आके मर जाता है। और जब मरा तो उसको अब कौन खा रहा है, चील कौवे खा रहे हैं आके, ठीक है, मरा हुआ, उसके बाद चील कौवे आकर उसको खाए जा रहे हैं। अब चील कौवे खा रहे तो शेर के अंदर तो 100% एनर्जी थी ना, 100% एनर्जी थी, लेकिन 100% एनर्जी के अंदर जो 90% एनर्जी थी वो उसकी बॉडी के फंक्शंस को कंप्लीट करने में लग गई। उसको चिल्ला रहा है तो चिल्लाने में हेल्प हो गई, भाग रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, तो उस समय 90% की एनर्जी यूज़ होगी। बाकी की जो इसके अंदर से 10% एनर्जी मिली वो कौन ले गया, सारे चील कौवे लेकर चले गए, सारे के सारे चील कौवे लेकर के चले गए। तो ये देख रहे हो कि जो भी जिसको खा रहा है, क्या खाया, हिरन ने क्या करा, पौधे को खाया। हिरन को किसने खाया, शेर ने खाया। और शेर को किसने खाया, चील और कौवे ने खाया। तो सबके अंदर कितनी % एनर्जी ट्रांसफर हुई है, केवल 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हुई है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, 10% लॉ कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे कि जो भी जितने भी उत्पादक होते हैं या फिर जितने भी हमारे क्या होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, जो जिसको खाते जाएगा उसके अंदर 10% एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। अब बाकी की 90% ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, उनकी बॉडी में ही काम करने के लिए उनको हेल्प करती है। क्लियर है ना इतना। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, उस 100 रुपये में से आपको केवल जाना है कहाँ पे, मान लो कि आपको घर जाना है, केवल 10 रुपये का टिकट लग रहा है, बाकी के 90 रुपये क्या करोगे, आप लोग अपनी जेब में रखोगे। तो उसी तरीके से आगे काम के लिए, तो उसी तरीके से क्या हो रहा है, जब एक आदमी मतलब हिरन जो है पौधे से एनर्जी ले रहा है 10%, तो बाकी की 90% एनर्जी क्या कर रहा है, जो पौधा है अपने अंदर खाना बनाने में यूज़ कर रहा है, अपने ग्रोथ को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, यूज़ कर रहा है। समझ आ रही इतनी चीज़ें। तो इतना ही था आज का 10% लो, और हमारा क्या करते हैं टॉपिक लेवल। तो आगे वाली वीडियो के अंदर थोड़े और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो एक नंबर 2 नंबर में पूछेगा वो कराऊंगा। अब ये जो है जो 3 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया था उससे करा रहा था, ठीक है। अब क्या कराऊंगा मैं, जो एक नंबर में MCQ वाले क्वेश्चन होंगे बोर्ड पर लिखा रहूँगा, उनका मैं डायरेक्टली आंसर लिखवाऊंगा, आप लोग उसको क्विकली देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं अभी के लिए, थैंक यू। बाकी आप लोग ढंग से नोट कर लेना और रिविज़न कर लेना शाम तक होने तक, क्योंकि भाई आज 19 तारीख है, कल भी मैंने आप लोगों को अलर्ट किया था, और कल है 20 तारीख, तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो आज के एक टाइम को भी क्या करना, वेस्ट नहीं करना है। आज के लिए छोड़ दो, फ़ोन छोड़ दो, दोस्तों यार सब छोड़ दो, ठीक है ना। आज के लिए जितना पढ़ना है, जितना ढंग से पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि आज है आप लोगों का लास्ट। और वो गाना सुन रखा होगा, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो आगे भाई पूरे साल तक इसी का इंतज़ार किया था ना कि हाँ हम बोर्ड देंगे, तो लो भाई आ गया बोर्ड आप लोगों का। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर, थैंक यू।